नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम जो है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसका आज ये पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यूज यहाँ पर वो करेंगे। आज का क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान जो है पठान थे, जो भारतीय पठान, उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। आपको बताना है ये घटना जो है कब की है। तो ये घटना है 23 अप्रैल 1930 ईस्वी की, जिसको जो है पेशावर कांड के नाम से जानते हैं। और पेशावर कांड के जो है नायक कौन है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये घटना उस समय की है जब दांडी मार्च जो है चल रहा था गांधी जी का। अभी हम बात भी करेंगे, ये जो है डेट भी दे रखी है। तो दांडी मार्च के समय में जब जो है पश्चिमोत्तर भारत के अंदर आंदोलन जो चल रहा था, उस समय अंग्रेजों के द्वारा गढ़वाल राइफल की जो है एक टुकड़ी वहाँ पर को भेजी गई थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। और वो जो है जो गढ़वाल राइफल है वो कौन सी बटालियन से संबंधित है? अगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2/18 जो गढ़वाल राइफल से जो है संबंधित थे। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पश्चिमोत्तर भारत से संबंधित ये भी घटना है। तो आपको ध्यान रखना कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, मैं लिख देता हूँ, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना कि वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, ठीक है ना, गफ्फार खां। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट, ये खान अब्दुल गफ्फार खां की बात की जाए तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार नाम का संगठन किसका है? खिदमतगार नाम का संगठन इन्हीं का है। और इन्हीं का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसको बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि इसके जितने भी मेंबर थे वो लाल रंग के कपड़े पहनते थे। इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित है या किसका आंदोलन है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां। संगठन खुदाई खिदमतगार किसका है? खान अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। उसके बाद जो बात करते हैं पेशावर कांड की, जो 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को है। और इसी पेशावर कांड से प्रभावित होकर के मोतीलाल नेहरू ने इसे संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। किस दिवस के रूप में? तो गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। अगर अन्य डेटों की बात की जाए तो 12 मार्च 1930 ईस्वी, ये जो है किसकी जो है डेट है? तो दांडी मार्च। तो 1930 ईस्वी को दांडी मार्च हुआ था। गुजरात के साबरमती से लेकर के दांडी तक की जो यात्रा है उसको कहा जाता है दांडी मार्च, जिसमें जो गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, जिसमें उत्तराखंड के 3 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें हमने बात भी की थी, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जो है जोशी और गोरखा वीर खड़ग बहादुर या वीर खड़ग बहादुर जो है 3 व्यक्ति जो है उत्तराखंड के शामिल थे। ये हमने कल बात करी। और ये कब तक है? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल जो है 1930 तक की जो है ये दांडी मार्च है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात की जाए 13 अप्रैल 1921 ईस्वी की जो है बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण है, हमने पहले भी पढ़ा था। फॉरेस्ट जो है ग्रीवेंस कमेटी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी गठित हुई थी कब? 13 अप्रैल 1921 ईस्वी को। और जो है इसके अध्यक्ष जो है हमने पिछले वीडियो में बात किया, पी वेंडम या पी विडम जो है इसके अध्यक्ष थे। अगर 30 मई 1930 ईस्वी की बात की जाए तो ये घटना है तिलाड़ी कांड। कौन सी? तिलाड़ी कांड। इसी को क्या बोला जाता है? रवाई कांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रवाई कांड। और ध्यान रखना यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का नाम आता है इसी जो है तिलाड़ी कांड से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है दीवान है चक्रधर जुयाल। दीवान चक्रधर जुयाल, जिसको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है, इस दीवान चक्रधर जुयाल को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसकी? गढ़वाल हितकारिणी सभा। सबसे पहली बात तो इस गढ़वाल हितकारिणी सभा को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं गढ़वाल यूनियन। तो कभी कभी पूछ सकता है कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना या गढ़वाल हितकारिणी सभा एक ही चीज़ है, तो गढ़वाल यूनियन भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना कि 1901 ईस्वी में की गई है। अगर बात करें 1903 ईस्वी से तो ध्यान रखना कि हैप्पी क्लब, हमने पहले भी पढ़ा था, हैप्पी क्लब की स्थापना की गई है 1903 ईस्वी में। और इसमें जो है किसके द्वारा की गई? तो जीबी पंत के द्वारा की गई, गोविंद वल्लभ पंत। अगली बात करें 1902 ईस्वी में जो है महत्वपूर्ण घटना की अगर बात की जाए तो गढ़वाल समाचार। तो ध्यान रखना कि गढ़वाल समाचार का जो है प्रकाशन कब हुआ? 1902 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ से जो है हुआ है? तो लैंसडाउन। कहाँ से हुआ है? लैंसडाउन से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, पौड़ी में पड़ता है। उसके अलावा जो है 1905 ईस्वी की अगर बात की जाए तो गढ़वाली जो है समाचार। कौन सा? गढ़वाली। ये बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन वाली जो है डेटा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। गढ़वाल है 1902 में, गढ़वाली है 1905। कैसे याद रखेंगे? पहले गढ़वाल बना होगा तभी तो भाषा गढ़वाली आई होगी ना। तो इसको ऐसे करके याद रखना कि गढ़वाल 1902 में है और गढ़वाली 1905 में। और ये गढ़वाली जो समाचार है अगर बात की जाए तो ये देहरादून से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और बात, ये देहरादून से गिरिजादत्त नैथानी के संपादन में जो है इसका प्रकाशन शुरू हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सबसे पहली बात तो कुमाऊं परिषद की बात की जाए तो कब जो है इसकी स्थापना हुई है? तो 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद बना है। प्रथम अधिवेशन, ये ध्यान रखना कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो ध्यान रखना कि ये जो प्रथम अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की है जयदत्त जोशी के द्वारा की गई है। अगर बात की जाए तारादत्त गैरोला की तो ध्यान रखना कि सेकंड जो अधिवेशन हुआ है, सेकंड नंबर का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता
की है तारादत्त गैरोला ने। कब हुआ है? 1918 ईस्वी में। और कहाँ पर को हुआ है? तो हल्द्वानी के अंदर जो है यह अधिवेशन हुआ है। इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की। कैसे याद रखेंगे? हल्द्वानी में गौला नदी है, तो गौला नदी है और उसी के नाम पर जो गैरोला को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गौला नदी गैरोला, तो हल्द्वानी में जो है गैरोला ने की है अध्यक्षता, और सेकंड अधिवेशन 1918 में। अगर बद्रीदत्त जोशी की बात की जाए तो ये थर्ड अधिवेशन, तीसरे नंबर का अधिवेशन है, थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और ये कब हुआ है? 1919 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पर को हुआ है? तो कोटद्वार के अंदर हुआ है। किसका? जो कुमाऊं परिषद है, इसका तीसरा अधिवेशन। अगर जयदत्त जोशी की बात, तो ये प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और कहाँ पर को हुआ है? तो अल्मोड़ा के अंदर जो है प्रथम अधिवेशन हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हरगोविंद पंत की अगर बात की जाए तो ये चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और ये कब हुआ है? 1920 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है? काशीपुर के अंदर हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1917 ईस्वी में हुआ है। कुमाऊं परिषद कब बना है? 1916 ईस्वी में बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो ये हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि बाल सभा पहली बात कब? वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित हुआ। और इसके जो है संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना कि सत्यप्रसाद रतूड़ी जो है इसके संस्थापक है। तो ये पूछा जाता है कि 1935 में बाल सभा की स्थापना सत्यप्रसाद रतूड़ी। अगर बात की जाए तारादत्त गैरोला, 1904 ईस्वी के अंदर सरोला सभा की स्थापना, किसकी? सरोला सभा की स्थापना की गई है इनके द्वारा। ये भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सरोला सभा की स्थापना 1904 ईस्वी में। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो 1914 ईस्वी में, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, 1914 ईस्वी में कहाँ पर को? काशीपुर के अंदर जो है इनके द्वारा प्रेम सभा की स्थापना। बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको ये याद हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो 1914 ईस्वी में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना, 1904 ईस्वी में सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला, और 1935 ईस्वी में जो है बाल सभा की स्थापना सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा की गई है। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? सबसे पहली बात तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना है कब, कहाँ पर को हुई है? अल्मोड़ा के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कब हुई है अगर आपसे पूछा जाए डिबेटिंग क्लब की स्थापना, तो ध्यान रखना कि 1870 यानी कि 1870 ईस्वी में जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई है। अगर बात करें 1871, तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं अल्मोड़ा अखबार। किसकी? अल्मोड़ा अखबार की जो है डेट कब है? तो 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें 1886 की जो है बात कर लें तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अगर आपको पता हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, और उसका जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ है 1886 में। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का एक व्यक्ति है जिनका नाम है ज्वालादत्त जोशी। तो ज्वालादत्त जोशी भी जो है इसमें शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन में उत्तराखंड के व्यक्ति ज्वालादत्त जोशी ने भी जो है भाग लिया था। ये पेपर में पूछा जाता है कि कलकत्ता अधिवेशन में किसने भाग लिया? तो ज्वालादत्त जोशी। अगर बात करें 1883 से, दो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन, एक तो रैमजे के समय में हमने पहले भी जो है इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना। तराई अगर बात की जाए इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। दूसरा 1883 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टिहरी का जो एक शासक है जिसका नाम है प्रताप शाह। इस प्रताप शाह के समय में 1883 में जो है एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना हुई है। किसकी? एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना हुई है कब? 1883 में। किसके समय में? प्रताप शाह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रताप शाह जो है टिहरी रियासत का जो एक शासक है, इसके समय में हुई है 1883। दो महत्वपूर्ण घटनाएं, तराई इंप्रूवमेंट फंड बना है रैमजे के टाइम पीरियड पर, ये ध्यान रखना है। और 1883 में जो है एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल प्रताप शाह के समय में जो है बना है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस के अंदर कब हुआ है? तो ये ध्यान रखना कि जो है कुमाऊं परिषद का विलय, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें जो है विलय कब हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान क्या रखना है कि ये कुमाऊं परिषद जो बना है 1916 ईस्वी में बना है, और इसका विलय कांग्रेस में कब हुआ है? तो 1926 ईस्वी के अंदर हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें 1923 ईस्वी की, तो हमने पहले भी जो है पढ़ा है कि कुली एजेंसी को समाप्त किया गया है। कब? कुली एजेंसी को समाप्त किया गया है 1923 ईस्वी में। कुली एजेंसी बनी कब थी? 1908 ईस्वी में। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और समाप्त किया 1923 में। और जब कुमाऊं परिषद को जो है अगर कांग्रेस में विलय की बात करें तो 1926 में, कई बार ये पेपर में पूछ लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1921 ईस्वी में जो है हमने पहले भी जो है बहुत सी घटनाएं पढ़ चुके हैं, जैसे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, पी वेंडम जो है उसके अध्यक्ष थे करके। अगर एक और बात जो है 1921 से महत्वपूर्ण आती है, 13 और 14 जनवरी, खास करके 14 जनवरी, 13-14 जनवरी 1921 ईस्वी को, ये डेट आपको पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कुली बेगार को जो है समाप्त, यानी कि जो कुली बेगार प्रथा थी, उस कुली बेगार प्रथा को जो है समाप्त, कुली बेगार प्रथा समाप्त जो है कब की गई? तो 14 जनवरी 1921 ईस्वी को। ये आपको ध्यान रखना है। हमको पता है कि लगभग 40,000 जो है सत्याग्रही कहाँ पर को? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के जो है नेतृत्व में 40,000 सत्याग्रही बागेश्वर के अंदर सरयू नदी पर जो है जितने भी कुली बेगार से संबंधित डॉक्यूमेंट थे उन जो है फाड़ करके जो है सरयू नदी में बहा दिया गया, और शपथ ली गई कि हम अब से जो कुली बेगार प्रथा नहीं देंगे या नहीं करेंगे। ये जो है यहाँ पर को प्रतिज्ञा ली गई थी। तो एक ध्यान रखना कि नदी कौन सी थी? तो सरयू नदी में जो है वो सारे डॉक्यूमेंट को बहा दिया गया। ये जो घटना 1921 ईस्वी की, ये भी ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि कुली बेगार को कब समाप्त किया गया? 1921 में।
1918 ईस्वी की अगर बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंत, GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा काशीपुर के अंदर, कहाँ पर को, काशीपुर के अंदर खद्दर आश्रम, किसकी, खद्दर आश्रम, इस खद्दर आश्रम की जो है स्थापना हुई है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा काशीपुर के अंदर। ये सारी की सारी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा बोला हूँ, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस के अंदर 1926 ईस्वी में, कुली एजेंसी का जो है समाप्त कब किया, 1923 ईस्वी में, स्थापना कब हुई, 1908 ईस्वी में, और 1921 ईस्वी में, यानी कि 13-14 जनवरी, यानी कि खास करके 14 जनवरी 1921 ईस्वी को कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। सरयू नदी में जो सारे डॉक्यूमेंट कुली बेगार प्रथा से संबंधित जितना भी रजिस्टर मेंटेन होता था उसको जो फाड़ करके जो है वहाँ पर को बहा दिया गया। लगभग 40,000 सत्याग्रही जो है वहाँ पर को भाग लिया था। ये आपको घटना ध्यान रखनी है। और जो 1918 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो है काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना है। 4 ऑप्शन दिए, चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा और पौड़ी में से जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला आपको ध्यान रखना है कि ये चमोली जो है, और इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो 30 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर जो है हरिद्वार की बात करें तो इससे जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो ध्यान रखना कि लिंगानुपात वो भी कौन सा, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम किसका है, तो हरिद्वार का जो है सबसे कम लिंगानुपात है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा की अगर बात की जाए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये जो है लिंगानुपात को शो करता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का है। अगर बात करा जाए तो 1139, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1139 जो है महिलाएं, ये जो है ध्यान रखना कि इसको लिंगानुपात, तो 1139 सर्वाधिक किसका है, इसका, और हरिद्वार का जो है सबसे कम लिंगानुपात है। और पौड़ी जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एक ध्यान रखना, जो 17वीं वन रिपोर्ट है, इस 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, क्या क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अगर बात की जाए तो कौन सा है, तो पौड़ी जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। प्रतिशत के हिसाब से नैनीताल है, लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले के हिसाब से जो है पौड़ी का 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात 1139 अल्मोड़ा का, और सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का, और सबसे क्षेत्रफल में जो है सबसे उत्तराखंड का जो है बड़ा जिला कौन सा है, चमोली है, 80-30 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है ना, तो ये बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और रुद्रपुर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रुद्रपुर जो है ये उत्तराखंड का जिला नहीं है, क्योंकि उधमसिंह नगर जो है जिला है, उसका मुख्यालय है रुद्रपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बागेश्वर और चंपावत और रुद्रप्रयाग में जो कुछ खास विशेषता क्या है कि इन तीनों की स्थापना जो है 1997 ईस्वी में हुई है, सितंबर के समय में। तो ये आपको ध्यान रखना कि 1997 ईस्वी में ही जो है तीनों जनपदों की स्थापना हुई है, सितंबर के समय में, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रपुर जो है ये जिला नहीं है, उधमसिंह नगर जो है जनपद पड़ता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक, उसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, ये RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है आपने टीम देखी होगी, तो ये से एक ट्रिक जो है ध्यान रखना कि R का मतलब रुद्रप्रयाग, क्या है, रुद्रप्रयाग, C का मतलब क्या हो जाएगा, RC का मतलब हो जाएगा यहाँ पर को चंपावत, और B का मतलब हो जाएगा यहाँ से बागेश्वर। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, अगर बात करें सबसे उत्तराखंड के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, नीचे से ऊपर की तरफ बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है रुद्रप्रयाग की, उसके बाद जो है उससे ज़्यादा चंपावत की, उससे ज़्यादा जो है बागेश्वर की। तो RCB करके याद रखना कि रुद्रप्रयाग की जनसंख्या जो है उत्तराखंड के अंदर सबसे कम है, उससे ज़्यादा फिर चंपावत की, उससे ज़्यादा फिर बागेश्वर की। ये 3 जनपद जो नीचे से ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो थोड़ा सा इसको जो है पलट देना है, CRB लिख देना, यानी कि चंपावत का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें कि सबसे छोटा तो चंपावत, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर जो है, आपको ये भी ध्यान रखना। क्षेत्रफल के हिसाब से ये है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे जो है जिले ये हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कूप, ये ध्यान रखना कि पाताल तोड़ कुएं या कूप जो है किस भाग में पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये PCS के अंदर भी जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना कि पाताल तोड़ कूप जो है किस भाग में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा तराई वाले जो हिस्से में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक, मतलब हल्की सी जो है जमीन की खुदाई करो तो आपको जो है पानी जो है निकलता हुआ जो है नजर आएगा। अगर भाबर की बात की जाए तो ध्यान रखना इससे कहाँ पर कोई नदी अदृश्य रूप में दिखाई देती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर कोई नदी अदृश्य रूप में दिखाई देती है, अदृश्य रूप में दिखाई देती है। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना कि ये भाबर वाले हिस्से में ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नदी जो है पर्वतों से बह करके आती है या हिमालयी क्षेत्रों से जो है बह करके जो है नदी जब आती है, क्योंकि उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ हिमालय से क्षेत्र से निकलती हैं, और जब ये वहाँ से बह करके आती हैं तो जैसे ही हिमालय के गिरिपाद मतलब पाद वाले हिस्से पर जैसे हिमालय खत्म होता है उस वाले हिस्से पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है बजरी रेते को जो है इकट्ठा करके जो है छोड़ देती है। तो उस वाले हिस्से में जो बड़े बड़े पत्थर जो है भाबर वाले हिस्से में दिखाई देते हैं, और इन पत्थरों के बीच में नदी कहीं ना कहीं जो अदृश्य हो जाती है, क्योंकि नीचे नीचे रिस करके बहती है और ये वाला हिस्से में जो है दिखाई नहीं देती। ये कौन सा हिस्सा है, भाबर, मतलब हिमालय के पाद जो है बिंदु पर जो है कौन सा हिस्सा दिखाई देता है, भाबर वाला। जैसे सपोज करो कोई पर्वत है, इस पर्वत से नदी बह करके आई और नदी बहने के बाद हिमालय की जो 3 श्रृंखला है, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, तीसरा जो है शिवालिक हिमालय। तो जैसे ही शिवालिक से नीचे की तरफ बहेगी तो वहां पर को जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को जब बिछाना स्टार्ट कर देगी, इस वाले हिस्से को कहा जाता है भाबर वाला हिस्सा। और यहाँ पर को जब नदी आएगी तो क्योंकि बड़े बड़े पत्थर को बिछा रखा है उसके नीचे की तरफ से बहेगी और दिखाई नहीं देगी, इसलिए कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर नदी अदृश्य रूप में दिखाई देती है, भाबर वाला। फिर
दोबारा से जो है सतह पर नदी दिखाई देने लगेगी और मिट्टी थोड़ा सा बारीक होने लग जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर की तरफ बिछा दिया। तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है तराई वाला हिस्सा, जो नीचे की तरफ है। उसके बाद जो है बांगर और खादर वाले जो हिस्से आते हैं, आपने पढ़े होंगे। अगर बात की जाए बांगर की, तो बांगर जो है क्या होती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर कहलाती है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है खादर कहलाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, गंगा के मैदान के हिस्से हैं। ये हमने कभी जो है आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ पर को क्या है, नदी अदृश्य कहाँ पर होती है, तो भाबर वाले हिस्से में। तराई वाले हिस्से में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, और नदी जो है दलदली वाले हिस्से में फिर से दिखाई देने लगती है, तराई वाला हिस्सा। शिवालिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर को ध्यान रखना कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर भी, और वैसे भी जो है हिमालय का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र। इसी को जो है बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीजिए, तो आपको ध्यान रखना कि पाताल तोड़ कुएं तराई वाले हिस्से में। एक और बात नोट करके जो यहाँ पर को ध्यान रख सकते हो कि अगर कभी पूछा जाए कि नाहान पर्वत श्रृंखलाएं किसके पास में स्थित हैं, तो नाहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये हल्द्वानी के पास में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो जो है ये हल्द्वानी में है, नाहन पर्वत श्रृंखला इसके पास में स्थित है, ये क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। कौन सा अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। इससे पहले भी हमने पढ़ रखा है, बार बार इस क्वेश्चन को देने का मतलब है सारे के सारे ऑप्शन जो है एक बार पूरा कुमाऊं परिषद को जो है क्लियर कर लेते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन को आपको यहाँ पर को रखा गया। तो ध्यान क्या रखना है कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ है, तो ध्यान रखना कि 1917 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन 1917 में कहाँ हुआ है, तो उसको ध्यान रखना कि अल्मोड़ा में हुआ है। कहाँ हुआ है, अल्मोड़ा में हुआ है, ठीक। अगर बात की जाए इसकी अध्यक्षता किसने की, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जयदत्त जोशी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहला वाला, इसको जो बार बार पूछा जा रहा है आजकल, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर 1919 ईस्वी की बात की जाए तो ये कोटद्वार के अंदर जो है जगह में जो है, और ये कौन सा अधिवेशन है, बद्रीदत्त जोशी के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई, बद्रीदत्त जोशी के द्वारा। तो ध्यान रखना 17 में अगर पहला हुआ है तो 18 में जो है दूसरा हुआ है, तो दूसरा वाला ये है, और तीसरा वाला कौन सा होगा, ये तीसरा वाला है, और चौथा वाला कौन सा होगा, ये वाला जो है चौथा वाला है। तो ये तीसरा वाला कोटद्वार के अंदर बद्रीदत्त जोशी। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा वाला जो है कहाँ पर को, हल्द्वानी के अंदर, और हल्द्वानी के अंदर जो है किसने अध्यक्षता की, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तारादत्त गैरोला के द्वारा या गैरोला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगर चौथे की बात की जाए तो हमने पढ़ा था काशीपुर के अंदर, और काशीपुर के अंदर जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो हरगोविंद पंत के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई, हरगोविंद पंत के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुमाऊं परिषद के 4 महत्वपूर्ण अधिवेशन ये इसमें जो है रख दिए हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में, कांग्रेस में विलय 1926 में, प्रथम अधिवेशन 1917 में, कहाँ पर को, अल्मोड़ा में, अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा। दूसरा अधिवेशन 1918 कहाँ, हल्द्वानी में, अध्यक्षता तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन 1919 कहाँ, कोटद्वार में, अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा ध्यान रखना। 1920 में चौथा अधिवेशन काशीपुर के अंदर, और हरगोविंद पंत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने दोबारा इसको बता दिया आपको। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।